जदीद मरकज़ न्यूज़ पोर्टल। आदाब। काले धन की घिनौनी सियासत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक तरफ तो साफ सुथरी और काले धन से पाक साफ सियासत की बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी कदम कदम पर इस बात का सबूत देती रहती है कि मुल्क की सियासत में काले धन का इस्तेमाल करके खरीद फरोख्त की सियासत में ही बीजेपी को यकीन है। लगता है जैसे पैसों से पाक सियासत पर अब आरएसएस और बीजेपी को कोई भरोसा ही नहीं है। 11 जून को मुख्तलिफ प्रदेशों से राज्यसभा और रियासती काउंसिल के जो इलेक्शन हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पसंद के कई आज़ाद उम्मीदवार खड़े कराकर बड़े पैमाने पर मेंबरान असेंबली की खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया है। ये दीगर बात है कि हरियाणा और राजस्थान के अलावा बीजेपी के खड़े किए हुए थैली शाह उम्मीदवारों के अलावा बाकी सभी प्रदेशों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। इसके खड़े किए हुए सभी उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हाँ, कुछ मेंबरान असेंबली को मोटी मोटी रकमें ज़रूर मिल गईं। हरियाणा में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की दलाली में 2 साल से लगे जी न्यूज़ टीवी के मालिक सुभाष चंद्र को इंडियन नेशनल लोक दल और कांग्रेस के उम्मीदवार आर.के. आनंद के मुकाबले जितवाने में इलेक्शन के तमाम उसूलों और इलेक्शन कवानीन की ही धज्जियां उड़ा दी। 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर किरण चौधरी समेत कांग्रेस मेंबरान असेंबली के 14 वोट इनवैलिड कराकर सुभाष चंद्र को जितवा दिया गया। बाद में हुड्डा और तमाम कांग्रेसी इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा पीटते रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उस वक्त तक हरियाणा के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी बी.के. हरिप्रसाद भी हैरत ज़दा दिखे। उन्होंने कहा कि वह खुद चीफ इलेक्शन एजेंट थे। उनके सामने कांग्रेस के सभी मेंबरान असेंबली ने पार्टी विप के मुताबिक आर.के. आनंद को वोट दिया था, लेकिन हरियाणा की सरकारी मशीनरी ने पता नहीं कौन सी कारीगरी दिखाई कि जब वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस 17 में से 14 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए। हुड्डा ने इसे बेईमानी करार देते हुए कहा कि वह और उनकी पार्टी के दीगर मेंबरान इस मसले पर आखिर तक जद्दोजहद करेंगे। बहरहाल हरियाणा से बीजेपी ने अपने दूसरे उम्मीदवार की हैसियत से सुभाष चंद्र को जितवा ही दिया। उनके पहले उम्मीदवार मरकज़ी वज़ीर चौधरी वीरेंद्र सिंह तो पहले राउंड में ही जीत चुके थे। राज्यसभा के इलेक्शन में इतनी बड़ी कथित बेईमानी इससे पहले न कभी दिखी है और न ही कभी सुनी गई है। राज्यसभा इलेक्शन में अपने वोटों की ताकत न होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए महज 7 सरप्लस वोटों की ताकत पर दयाशंकर सिंह को तो राज्यसभा के लिए 5 सरप्लस वोटों की ताकत पर गुजरात की एक थैली शाह प्रीति महापात्रा नाम की एक खातून को लाकर दूसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया। इसी तरह कर्नाटक में भी जनता दल सेक्युलर के 40 मेंबरान असेंबली में खरीद फरोख्त के जरिए बीजेपी ने एक आज़ाद उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश की। वहां से पार्टी की उम्मीदवार मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमण ही जीत हासिल कर सकती थी। सिद्धरमैया और दीगर कांग्रेस लीडरान के सामने बीजेपी और जनता दल सेक्युलर की एक नहीं चली। कांग्रेस ने अपना तीसरा उम्मीदवार रिटायर्ड आईपीएस अफसर के.सी. रामामूर्ति को भी जितवा लिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने थैली शाहों को खरीद फरोख्त का मौका दिया और कांग्रेस उम्मीदवार विवेक तन्खा को हराने के लिए काला धन पानी की तरह बहाया। फिर भी विवेक तन्खा के मुकाबले अपने उम्मीदवार विनोद गोटिया को जिता नहीं पाई। मध्य प्रदेश में हर उम्मीदवार को कम से कम 58 वोटों की ज़रूरत थी। कांग्रेस के 57 मेंबरान हैं, लेकिन बीएसपी के 4 और एक आज़ाद मेंबर असेंबली ने कांग्रेस की हिमायत करके तन्खा के वोटों की तादाद 62 तक पहुंचा दी। दूसरी तरफ तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार विनोद गोटिया को 50 वोट ही दिला पाई।
झारखंड में भी काले धन ने इस इलेक्शन में काफ़ी अहम रोल अदा किया। सवाल ये है कि अगर 35-40 वोटों की ज़रूरत के मुकाबले किसी पार्टी के पास महज 5-7 वोट ही हैं और वह उन 5-7 वोटों के सहारे अपना उम्मीदवार उतार दे, तो खरीद फरोख्त और सियासत में गंदे काले धन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी उसी पर लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास सिर्फ 7 सरप्लस वोट थे और विधान परिषद के लिए उसके दूसरे उम्मीदवार दयाशंकर को पहली प्रेफरेंस से ही 20 वोट मिल गए। इसी तरह राज्यसभा के लिए बीजेपी की दूसरी उम्मीदवार प्रीति महापात्रा को पहली प्रेफरेंस में 26 वोट मिल गए। सवाल ये है कि इतने वोट आए कहाँ से? जाहिर है इतने वोट खरीदे ही गए। सभी जानते हैं कि आज की बीजेपी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। जाहिर है मुख्तलिफ प्रदेशों में अपनी ताकत ना होने के बावजूद उम्मीदवार उतारने का फैसला भी उन्हीं का होगा, या उनकी मर्जी के मुताबिक पार्टी सदर अमित शाह ने ये उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया होगा। दोनों सूरतों में इस फैसले के लिए नरेंद्र मोदी ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। एक तरफ तो वह ईमानदारी और उसूल परस्ती की सियासत की बातें करते हैं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से देश की सबसे बड़ी जमहूरी पंचायत राज्यसभा के इलेक्शन में भी इतने बड़े पैमाने पर काले धन के इस्तेमाल करने वालों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो फिर उनकी कथनी और करनी में किस पर यकीन किया जा सकता है? इस किस्म की गैर इख्तलाकी सियासत शायद आज तक आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की होगी। वैसे भी इस वक्त मुल्कगीर पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और शुमाली हिंद मतलब उत्तर भारत में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी दो ही ऐसी पार्टियां हैं जो बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करके विधान परिषद और राज्यसभा इलेक्शन में वोट हासिल करने की सलाहियत रखती हैं। इस हकीकत के बावजूद समाजवादी पार्टी ने कोई बेईमानी करने की कोशिश नहीं की। उसके मेंबरान असेंबली की सलाहियत के मुताबिक जितने उम्मीदवार जीत सकते थे उतने ही उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने खड़े किए। वजीर आला अखिलेश यादव ने बीजेपी की इस हरकत पर साफ कहा कि किसी को भी उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो। 2002 में बीजेपी की मदद से मायावती ने सरकार बनाई। बीजेपी की बेईमानी की वजह से वे सरकार तो जल्द ही गिर गई और उस वक्त की बीजेपी ने प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनवा दी थी। लेकिन मायावती ने राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शन में मेंबरान असेंबली की खरीद फरोख्त पर सख्ती के साथ जो पाबंदी लगाई थी उसे मुलायम सिंह यादव ने भी जारी रखा। हर इलेक्शन में पार्टियां उतने ही उम्मीदवार खड़े करती थीं जितने जिताने लायक पार्टी के पास मेंबरान असेंबली की तादाद होती थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में यह इलेक्शन आम तौर पर इत्तेफाक राय से हो जाते थे। अब कल्याण सिंह की आरएसएस भट्टी से तप कर निकले नरेंद्र मोदी की बीजेपी मजबूत हुई तो इस इलेक्शन पर फिर से काले धन का बोलबाला शुरू हो गया। मुल्क की बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया खाकर लंदन भागने वाला विजय माल्या भी बीजेपी की मदद से कर्नाटक से राज्यसभा पहुंचा था। इसके बावजूद ईमानदारी का ठेका मोदी के पास ही है।